राजनीति सिखाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से बड़ी बगावत हो गई है। पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसद बागी हो गए। राघव चड्ढा तो पार्टी छोड़ते ही तुरंत भगवाधारी भी बन गए, यानी बीजेपी में शामिल हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले जिस राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बनाया था, उसी अशोक मित्तल ने अब राघव चड्ढा के साथ मिलकर बगावत का झंडा उठा लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश को नई राजनीति सिखाने आई पार्टी ने नई सियासत सिखाई या नहीं सिखाई, बगावत कैसे की जाती है वो जरूर सिखा दिया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में एक बार फिर बड़ी बगावत हुई है। पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं, उसमें से आज 7 बागी हो गए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल ने कुछ दिन पहले जिस राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बनाया था, उन्होंने राघव चड्ढा के साथ बगावत का झंडा उठा लिया। और राघव चड्ढा ने तो तनिक भी देर नहीं की, आप छोड़ते ही तुरंत भगवाधारी हो गए। मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी, हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। राघव चड्ढा ने जिन सांसदों के नाम गिनवाए, उनमें से स्वाति मालीवाल को छोड़कर बाकी के 6 पंजाब से राज्यसभा आए हैं। यानी पंजाब के 7 में से 6 सांसद केजरीवाल के खिलाफ बगावत में शामिल हैं। और वो नाम है राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। जैसे ही बगावत का ऐलान राघव चड्ढा ने किया, आम आदमी पार्टी के बाकी बचे 3 सांसदों में से एक संजय सिंह मीडिया के सामने आए और बागी सांसदों को गद्दार कह दिया। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। वैसे आज के लिए ये बगावत बड़ी खबर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बगावत कोई नई खबर नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, तब से केजरीवाल के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी बगावत होती रही है और सबने एक ही आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में 1 दिवसीय कृषि सम्मेलन में सीएम योगी ने किसानों के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया और 2017 से पहले की सरकारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों की उपेक्षा की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम योगी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष रूप से शिरकत की। सम्मेलन में देश के 9 राज्यों के कृषि मंत्री भी शामिल हुए, जहां कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग और किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2017 से पहले कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थिति काफी जर्जर थी, लेकिन आज राज्य के हर जनपद में आधुनिक सुविधाओं से लैस कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी, हमारे पास उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर 69 हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र थे और वे कृषि विज्ञान केंद्र ज्यादातर लगभग मंडी के प्रकार पर थे।
उनके जितने वैज्ञानिक थे ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ अटैच किए हुए थे, कोई उनकी जवाबदेही नहीं। सम्मेलन के दौरान सीएम योगी ने प्रगतिशील किसानों का स्वागत करते हुए उन्हें कृषि क्षेत्र में नए इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित किया। सरकार किसानों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि वे बेहतर परिणाम दे सकें। अक्सर होता था कि नीतियां बनती थी, एक औपचारिक आयोजन बनकर के सभी कार्यक्रम संपन्न हो जाते थे। आज ऐसा नहीं है। आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं और मैंने इस बात को देखा है कि पहली बार यानी थोड़ा सा प्रयास कर ले तो हमारे अन्नदाता किसान इतने मेहनती हैं, इतना व्यावहारिक जानकारी उनके पास है, हमें शासन की योजना के बारे में उन्हें थोड़ा अवगत कराना है और वह अपने आप ही उससे बेहतर परिणाम देने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कृषि वैज्ञानिक सीधे तौर पर किसानों के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बीज से लेकर बाजार तक की सुविधाओं के लिए सरकार की कई योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने यूपी और उत्तराखंड को लेकर बड़ी बात कही। नितिन नवीन ने साफ कहा कि 2027 के चुनाव में यूपी में सीएम योगी और उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि दोनों राज्यों में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी और विपक्ष इसे चुनावी हथकंडा बता रहा है। 2027 को लेकर वार पलटवार तेज हो गया है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में यूपी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीएम योगी और सीएम धामी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले जिसे यूपी को अपराध और वसूली के लिए जाना जाता था, वही आज यूपी को बेहतर कानून व्यवस्था और एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाता है। यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व में और उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। एक लॉ एंड ऑर्डर का जो यूएसपी है योगी जी का, वो भी दिख रहा है। तो मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के कई शहर आज विकसित शहर के रूप में दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए स्पष्ट रूप से हमारे तीसरे सरकार बनाने के लिए, हैट्रिक बनाने के लिए काफी है। तो आने वाले समय में यूपी और उत्तराखंड में चेहरा योगी और धामी ही होंगे। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम सरकार चलाए तो निश्चित रूप से चेहरे होंगे। उत्तराखंड के लिए ऐसा पहली बार होगा जब एनडी तिवारी के बाद कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा और फिर उसी चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ने जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये सब चुनावी हथकंडा नजर आ रहा है। हम चाहते हैं योगी के चेहरे पर चुनाव लड़े। इसका मतलब वो मोदी के चेहरे पर जब 24 वाला लड़ा गया था तो मोदी का चेहरा खत्म हो गया, ये बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा कोई ऐसा सकारात्मक काम, ठोस काम उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को, झोंपड़ी में रहने वालों को, गांव में रहने वालों के लिए नहीं मिला। इधर बीजेपी डंके की चोट पर जीत का दावा कर रही है। 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर बदली है। जनता का आशीर्वाद और विश्वास योगी आदित्यनाथ के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का वो लगातार 2 बार से नेतृत्व करे। इन्हीं चीजों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तीसरी बार भी उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और विजय को प्राप्त करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 2 टूक कहा कि यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। नितिन नवीन के इस बयान पर विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। जाहिर है 2027 का चुनाव नजदीक है तो वार पलटवार का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। 2027 के चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों के लिए सियासी खींचतान शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और AIMIM दोनों अपने अपने तरीके से मुस्लिम समुदाय को लुभाने की कोशिश में जुट गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से जोर पकड़ रही हैं और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर विपक्षी दलों में तीखी होड़ शुरू हो गई है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर रहमान बर्क ने कहा कि ये सब्र से काम लें और 2027 में नफरत की राजनीति रोकने के लिए सपा को वोट दें।
मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए, वरना नुकसान होगा। अगर हमारा वोट बटेगा तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, तो वोट बंटना नहीं चाहिए। हालांकि मुसलमान तो एक तरफा पहले से ही है, 90% समाजवादी में है। दूसरी ओर AIMIM के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने कदम आगे बढ़ाते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी में इस बार नकाब वाली महिला मुख्यमंत्री बनेगी। इसरार अहमद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम समाज अब अखिलेश यादव की बातों में नहीं आने वाला। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए मुस्लिम महिला आरक्षण की बात करी कि लोगों को इधर उधर लोगों के गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मजलिस सबको हक दिलाएगी। मजलिस नकाब वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है। दोनों बयानों से साफ है कि 2027 के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है। सपा अपनी पारंपरिक MY समीकरण को बचाने की कोशिश में है, जबकि AIMIM इसे तोड़कर अपना आधार बढ़ाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने TMC को सख्त चेतावनी दी है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की जीत का दावा कर दिया। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव के पहले चरण के लिए हुई रिकॉर्ड वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने TMC पर निशाना साधा। चुनाव में हिंसा करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने की सख्त चेतावनी दी। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। वहीं अमित शाह के इस बयान पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाब दिया। बंगाल में ममता के समर्थन में एक भी चुनाव प्रचार नहीं करने वाले अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। उत्तर प्रदेश के गुंडे क्यों खुले घूम रहे हैं, क्यों कुर्सियों पे बैठे हुए हैं? वहां पर ऐतिहासिक जीत हो रही आदरणीय ममता बनर्जी जी की। इतनी बड़ी जीत कोई सोच नहीं सकता जो होने जा रही है। बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए लगाई गई फोर्स पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा और फिर यूपी के चुनाव का भी जिक्र किया। सुना है कि 3 लाख से ज्यादा तो सेंट्रल फोर्स भेजी गई है। अगर बंगाल में 3 लाख गई है तो समाजवादियों समझ लो यूपी में 6 लाख से ज्यादा होगी। हमारे आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। पहले चरण का हाई टर्नआउट और अमित शाह का आक्रामक रुख दोनों ही तरफ से चुनावी लड़ाई को और दमदार बना रहा है। दूसरे चरण के मतदान से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो साफ होगा कि बंगाल की जनता ने किसकी बात पर भरोसा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी बीजेपी में नई प्रदेश कमेटी और 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की सूची 2 मई तक जारी हो सकती है। प्रदेश संगठन ने करीब 40 नामों का पैनल लगभग फाइनल कर लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में बीजेपी संगठन को और मजबूत बनाने की कवायद तेज हो गई है। न्यूज़ 18 की जानकारी के मुताबिक यूपी बीजेपी की नई प्रदेश कमेटी और सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की सूची 2 मई तक जारी किए जाने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश संगठन ने करीब 40 नामों की सूची लगभग फाइनल कर ली है।
विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत टीम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की जल्द ही प्रदेश टीम का ऐलान होना है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की टीम है उसके नामों का पैनल तैयार हो गया है और 2 मई तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष के नामों का ऐलान हो सकता है। इसके लिए बीजेपी ने पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है और लगभग केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी भी मिल गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदले जाने की चर्चा है। साथ ही 2 प्रदेश महामंत्री बनाए जा सकते हैं, 2 प्रदेश उपाध्यक्ष, जबकि प्रदेश कमेटी के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 2 नए प्रदेश प्रवक्ता भी प्रदेश कमेटी में शामिल किए जा सकते हैं। विशेष रूप से प्रदेश कमेटी में 2 नए महिला चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए एक को प्रदेश महामंत्री और दूसरे को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। वहीं नोएडा से विधायक पंकज सिंह पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से प्रदेश संगठन में सक्रियता से काम कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि उन्हें अब प्रदेश संगठन से मुक्त कर अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में लगाया जा सकता है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह का नाम प्रदेश कमेटी में शामिल किए जाने की सबसे ज्यादा चर्चा है। चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, तो इसलिए पार्टी अपने संगठन के पूरे ढांचे को मजबूत कर रही है। इसमें जिला कमेटियां इनकी बन गई हैं, प्रदेश कार्यकारिणी इनकी तैयार हो रही है, मंडल कमेटियां बन रही हैं। तो पार्टी हर स्तर पर सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए, अच्छे और सक्रिय युवाओं को जोड़ते हुए बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से अपने संगठन की संरचना को एक रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। दरअसल बीजेपी इन बदलावों के जरिए 2027 के चुनाव के लिए एक मजबूत, युवा और अनुभवी टीम तैयार करना चाहती है, ताकि पार्टी का संगठनात्मक ढांचा और अधिक चुस्त और प्रभावी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी एटीएस ने नोएडा से पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और आईएसआई के लिए काम कर रहे 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। जब इन दोनों से पूछताछ शुरू हुई तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। किस तरीके से दोनों आईएसआई के संपर्क में आए और क्या प्लानिंग कर रहे थे, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एटीएस की गिरफ्त में खड़े 2 चेहरों को देखिए। ये दोनों बड़ी साजिश को रच रहे थे। पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे दोनों आतंकियों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। पहले आतंकी का नाम है तुषार उर्फ हिजबुल्ला, दूसरे आतंकी का नाम है समीर खान। इन्वेस्टिगेशन से सामने आया है कि ये दोनों पाकिस्तान के कुछ गैंगस्टर्स के संपर्क में थे। गैंगस्टर के संपर्क में आने पर दिए गए टास्क को पूरा करने की प्रक्रिया में थे। ये पाकिस्तान के कुछ कुख्यात गैंगस्टर्स के संपर्क में थे। उन गैंगस्टर्स से संपर्क करके उन्होंने जो टास्क उनको दिए थे, उन टास्क को पूरा करने की प्रक्रिया में थे। एटीएस की जो इंटेलिजेंस विंग है, उनकी जो सर्विलेंस विंग है, उनको ये जानकारी मिलने पर उन्होंने ये ऑपरेशन माउंट किया और उस ऑपरेशन के तहत ये दोनों पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि आईएसआई के इशारे पर मेरठ का रहने वाला तुषार उर्फ हिजबुल्ला और दिल्ली का रहने वाला समीर खान काम कर रहा था। आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। 2 आतंकियों का आईएसआई कनेक्शन। पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और आईएसआई से जुड़े हैं दोनों। आईएसआई सोशल मीडिया से दोनों संपर्क में आए थे। सोशल मीडिया से दोनों का ब्रेन वॉश किया गया। तुषार ने खतना कराकर मुस्लिम धर्म अपनाया। यही नहीं, इन दोनों आतंकियों से बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी, जिसकी प्लानिंग सोशल मीडिया से हो रही थी। आतंकी हमले की थी प्लानिंग।